दामोदरी जी अपने गांव के घर पे अकेले ही रहा करती थी। उनका तो शहर में भी घर था और खेत खलिहान भी था। पर क्या है कि दामोदरी जी का एक ही बेटा है और वह विदेश में पढ़ाई करता है और विदेश में रहते हुए ही वह वहां पर शादी भी कर लिया। दामोदरी जी के पति के गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। वह बेचारी अकेले ही अब गांव में रहा करती है, लेकिन उनका तो रहते रहते अब आदत हो गया है। बेटा कभी कभी हाल चाल मोबाइल पर पूछ लेता है, बरसों बाद कभी कभी आ जाता है मिलने, नहीं तो माँ को तो उसको फिक्र भी नहीं रहता है। दामोदरी जी गांव की सबसे पुरानी बुजुर्ग महिला है। वह गांव में खुद ही अपना सारा काम करती है और एकजुट होकर महिलाओं के साथ कहीं कहीं कभी कभी घूमने भी चली जाती है। दामोदरी जी का बेटा विदेश में बहुत ही ऐशो आराम से रहता है। अब तो उनके बेटे के भी बच्चे हो गए हैं। वह दामोदरी जी लेकिन उन्हें देखना चाहती है, लेकिन उनका बेटा विदेश से खुद अकेले ही अपनी माँ से मिलने आता है, अपने बच्चे और बीवी को लेकर नहीं आता है। एक दिन तो दामोदरी जी अपने घर के बाहर बैठे बैठे सोच रही थी कि कई साल हो गए हैं मेरा बेटा नहीं आया मिलने, कम से कम 3-4 सालों में एक बार देख लेता हूँ तो संतुष्टि तो हमें मिल जाता है। लेकिन दामोदरी जी का बेटा कई सालों से उनसे मिलने नहीं आ रहा था। उसी समय लगभग सोच ही रही थी कि तभी उनके बेटे का फोन आ जाता है। दामोदरी जी अपने बेटे से बात करती है, बेटा विनय तुम कहाँ पर हो, कई साल हो गए हैं तुम एक बार भी भेंट करने नहीं आए, तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ तो मुझे संतुष्टि हो जाता है। उस पर उधर से विनय बोलता है, माँ मैं 2 दिनों के बाद ही वहाँ आपके गांव आ रहा हूँ और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी देना है, इसलिए आप मेरा इंतजार करिए, मैं जल्द ही आऊँगा। यह बात सुनकर दामोदरी जी बहुत खुश हो जाती है। फोन कट हो जाता है। अब क्या था, दामोदरी जी की रातों को नींद भी उड़ जाती है। वो अपने बेटे के खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही सुबह होता है वह अपने बेटे के पसंद के मुताबिक घर बार सजाने लगती है और फिर दूसरे दिन जिस दिन आना रहता है विनय को, उस दिन उसके पसंद के सारे व्यंजन बनाती है। यहाँ तक कि मोतीचूर भी बनाती है और मूंग की दाल की हलवा, क्योंकि विनय को सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके मुताबिक का सारा खाना बनाती है। लगभग दोपहर के 3 बजे विनय आता है। अपनी माँ को बाहर ही देखकर बहुत खुश हो जाता है और पैर छूकर गोड़ लाकर अंदर जाता है। माँ बेटे बहुत अच्छे से बातें करते हैं। फिर क्या था, फिर उसके बाद दोनों खाना खाते हैं साथ में और बहुत सारी बातें करते हैं। बातें ही बातें में विनय बोलता है, माँ मैं आपको खुशखबरी यही देने वाला हूँ को आपके पोते पोती आपको याद कर रहे हैं। अब आप मेरे साथ विदेश चलिए, इस गांव में क्या रखा है, आखिर आप अकेले ही तो रहती है। दामोदरी जी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनको तो कई सालों से आस था। इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलकर बेचारी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती थी। इसलिए दामोदरी जी के मन में भी यही चल रहा था कि काश मैं अपने बेटे के बहू के पास जाकर रह पाता, नहीं तो वे ही यहाँ पर आ जाते। यहाँ आना तो उन लोग के लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि विदेश में जॉब था बेटे का। इसलिए दामोदरी जी भी मान गई, तैयार हो गई अपने बेटे के साथ जाने के लिए। लेकिन जैसे ही दामोदरी जी मानी, फिर क्या था, फिर ना विनय बोल दिया, माँ जब आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही है तो इस गांव के जमीन, शहर के जमीन, खेत खलिहान के आखिर क्या करिएगा, वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है और आप मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, आप ये सब बेच दीजिए। इस पर दामोदरी जी बोलती है, नहीं नहीं बेटा, यह सब बेचना मत, ये सब किराए पर लगा दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे तुम्हारे पिताजी की यादें बसी हुई है, यह सब तुम्हारे पिताजी की मेहनत का फल है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो इसे छोड़ ही दो। लेकिन फिर विनय अपनी माँ को बहलाता फुसलाता है, उसे बहुत पुचकारता है और समझाता है कि माँ हम तो विदेश में तुमसे मिलने ही यहाँ पर इंडिया आते हैं विदेश से, लेकिन जब तुम खुद ही विदेश चल के रहने
लगोगी तो फिर यहाँ पर कौन आने वाला है, और अगर किसी ने हड़प लिया सारा जमीन जायदाद आपको यहाँ न पाकर तो और भी घाटा हो जाएगा। इस पैसों से हम कुछ अपना तो कर ही सकते हैं, और वे भी ये पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में डाल देंगे, कहीं नहीं जाएगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद दामोदरी जी मान जाती है। अगले दिन ही विनय पेपर तैयार करवाता है और किसी बहुत ही अच्छे आदमी को खोजने लगता है। दामोदरी जी एक आदमी को जानती थी जो यह सारा जमीन जायदाद ले सकता था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वह आदमी लेने के लिए तैयार हो गया और सारा शहर का, गांव का और खेत खलिहान सब ले लिया। फिर क्या था, अगले दिन ही दोपहर में सारा जमीन जायदाद विनय बेचकर पैसे अपने पास ही रख लिया। दामोदरी जी से बोला, माँ अभी मैं पैसे अपने पास ही रख रहा हूँ, से विदेश जाकर आपको दे दूंगा, आप तैयारी कर लो। क्या था फिर, दामोदरी जी अपना पैकिंग करने लगती है। किराएदार से कह दिया जाता है कि आज रात भर हमें यहीं पर रहने दीजिए, हम लोग का सुबह में फ्लाइट है, फिर चल जाएंगे। किराएदार बहुत ही अच्छा आदमी था, वो बात मान जाता है और फिर दामोदरी जी अपना सारा पैकिंग करती है। पैकिंग करते समय उनके पुराने गहने गीठे और कुछ चांदी के बर्तन आभूषण सब रहते हैं, कुछ गोल्ड के सिक्के रहते हैं। यह सारे धन दौलत देकर विनय को और भी ज़्यादा लालच आ जाता है और दामोदरी जी से कहता है कि माँ आप मुझे मेरे पास रखने के लिए दे दीजिए। दामोदरी जी तो कहती है कि क्या हुआ बेटा, मेरा बैग में रखा है, ये तुम्हारा बैग में है तो रखा हुआ। इस पर दामोदरी जी का बेटा बोलता है, माँ मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, आप अपने बैग को संभालिएगा और अगर कोई छीन कर भाग गया तो। दामोदरी जी के मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था और वे भी हो कैसे, अपने बेटे बहू पर तो कोई भी आंख बंद करके विश्वास कर ही लेता है। उन्हें क्या पता था कि मेरा खुद का औलाद मुझे धोखा देगा, लेकिन विनय के मन में तो धोखा चल ही रहा था। वह तो धोखे से ही यहाँ पर आया था, अपनी माँ को ही लूटने। वह सारा धन दौलत और यहाँ तक कि पैसे सब अपने पास ही रख लिया। रात किसी तरह बीती, बहुत खुशीपूर्वक बात भी हो रहा था। विनय अपनी माँ को थोड़ा सा भी भनक नहीं होने दिया कि वह उसे लूटने आया है। जब सुबह हुआ तो दोनों निकले। जब दोनों निकले तो फ्लाइट वहां पर कुछ देरी पर था, आधे घंटे के बाद था। विनय को यह पता था, इसलिए 10 से 15 मिनट अपनी माँ से बातें करके माँ को बहलाकर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ फ्लाइट का टिकट कंफर्म करके, और आपके लिए कुछ खाने के लिए भी ले लेता हूँ, अंदर खाना होगा। माँ कहती है ठीक है बेटा जल्दी आना। लेकिन यह क्या था, दामोदरी जी का सामान वहीं छोड़कर विनय अपना सामान साथ में ही ले गया और दामोदरी जी इस बात पर ध्यान ही बिल्कुल भी नहीं दी। उन्हें तो लगा कि मेरा बेटा तो फ्लाइट का टिकट कंफर्म चेक करवाने गया है कि टाइम हो गया है कि नहीं, लेकिन ये यह नहीं ध्यान दी कि बेटा सारा सामान अपना लेकर गया है, सिर्फ मेरा एक बैग छोटा सा छोड़ दिया है। फिर क्या था, बहुत घंटे हो गए, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 और 3 से 4 घंटे, लेकिन विनय अपनी माँ के पास नहीं आया। अब दामोदरी जी का बुरा हाल हो रहा था, उन्हें बहुत जोरों से प्यास भी लग रही थी, लेकिन नहीं आया। बेचारी फिर इंतजार करने लगी, आधे से 1 घंटे और इंतजार की, नहीं हुआ तो फिर वे खुद फ्लाइट का टिकट कंफर्म करने जब अंदर जाने लगी तो वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। वहाँ पर कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकती है, अंदर कोई भी हवाई अड्डे पर नहीं जाता है। जब वह बहुत कही कि मेरा बेटा विनय अंदर गया है टिकट कंफर्म करने के लिए, तब वहाँ पर के सभी वो स्टाफ लोग बोलने लगे कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकती है। बॉडीगार्ड वहाँ पर थे, वह सब सारे रोक दिए दामोदरी जी को और बोले कि अंदर कोई भी नहीं है, आपका बेटा भी नहीं है। जब दामोदरी जी अपना बेटा विनय के बारे में बताई तब सब कंफर्म करने लगे, तो कहा अंदर तो कोई भी नहीं है। तब वह अपनी सारी कहानी बताई कि मेरा बेटा विनय विदेश जाने वाला था मुझे लेकर, इसलिए टिकट कंफर्म करने आया था। तब वहाँ पर के कर्मचारी जब देखे रजिस्टर में तो पता चला कि हाँ विनय नाम का तो एक आदमी था जो सुबह के 11 बजे ही लगभग वह विदेश के लिए रवाना हो गया है। जब यह बात दामोदरी जी को पता चला तो उसके कानों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर
खुद भी विदेश जा ही नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर के कर्मचारी बोले, माँ जी आपको धोखा दिया है खुद के आपके बेटे नहीं। आप बता रही थी कि अभी आपका सारा घर जमीन जायदाद भी बेच दिया और धन दौलत भी अपने पास ही रखा था, तो कहाँ है आपके बेटे का बैग? जब टिकट कंफर्म करने गया था तो दामोदरी जी तो हिल ही गई अंदर से, लेकिन फिर भी विश्वास करने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी। वह फिर से जहाँ पर उनका बेटा बैठा कर गया था वहीं पर जाकर फिर से इंतजार करने लगी। इंतजार की घड़ी बीतते बीतते दोपहर से शाम और शाम से अब रात होने वाली थी। अब उन्हें भी विश्वास हो गया कि सचमुच मेरा खुद का औलाद, मेरा खुद का बेटा ही मुझे धोखा दे दिया। फिर क्या था, फिर वह बेचारी गांव जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, बस एक बैग के पोटरी के अलावा। इसलिए बेचारी किसी प्रकार से पैदल ही जाते गई। शाम का वक्त था, रात होने वाला था। 1 से 2 घंटे हो गए। उन्हें तो प्यास भी लगा था, इसलिए नल द्वारा पानी पी लिया कर रही थी रास्ते में, और भूख भी जोरों से लग रहा था, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं था, पैसा ही नहीं था। बेचारी पैदल ही जाते गई। 1 से 2 घंटे के बाद उनका गांव नजर आने लगा, क्योंकि कुछ दूरी पर ही तो उनका गांव था, ज्यादा दूर नहीं था, और वे रूट देखी हुई थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी दामोदरी जी, इसलिए वह किसी प्रकार से 1 से 2 घंटों में अपने गांव पास तो पहुंच गए। गांव में कदम रखते ही उनका दिमाग और भी ठनक गया कि अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मेरा बेटा तो अपनी माँ को ही चूना लगा कर चल गया, इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से ही धोखा दे दिया, वो भी इस उम्र में मुझे। वह अपने घर के सामने ही बैठकर बहुत रोने लगी। रात का वक्त हो गया था, लगभग 9 से 10 बज रहे थे, लेकिन गांव के तो सभी सदस्य सो गए थे। कोई भी दामोदरी जी को नहीं देखा था, और वह जाती तो जाती कहाँ, अपने घर के सामने ही बैठ गई। घर पर भी तो ताला लगा हुआ था, क्योंकि जो किराएदार थे वो यहाँ थोड़ी रहता था, वह तो सिर्फ सुबह सुबह यहाँ पर देखने झाड़ू पोछा लगा के चला जाता था। दामोदरी जी घर के सामने ही बैठकर खूब रोने लगी और अपने बेटे के बारे में सोचने लगी कि कैसा नालायक बेटा, उसने अब मान लिया और हरदम के लिए मन ही मन अपने बेटे से रिश्ता नाता तोड़ दी, और भगवान से बदुआ मांगी कि उसको कभी खुशी ना दे जो अपने माँ को ही इस बुढ़ापा में रुला दिया। फिर क्या था, किसी प्रकार से रात गुजरा। सुबह हुआ तो सामने घर का नया मालिक आया, और दामोदरी जी को देखकर चकित हो गया कि तो वही है, वही किराएदार जिससे हम घर लिए हैं, वो यहाँ क्या कर रही है। जब सामने गया तो बताया, तो वे बोली कि ऐसे ऐसे बात है। दामोदरी जी अपनी सारी कहानी उसने किराएदार को बता दी। नया किराएदार अपने अंदर रूम में ले गया और फिर बोला, माँ जी वैसे भी यह घर मैं किराए में लगाने के लिए ही लिया हूँ, आप एक फ्लैट में आप रह सकती है। दामोदरी जी बोली, बेटा मेरे पास तो किराया क्या, पैसा भी कुछ भी नहीं है। वह बोला, माँ आप अभी रह सकती है, जब होगा तब देखा जाएगा, और उनको कुछ उपाय भी बताया। दामोदरी जी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए वह किराएदार गांव के अपने घर के सामने ही एक बहुत अच्छा सा ढाबा खुलवा दिया, और वहाँ पर दामोदरी जी बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। उनका खाने का स्वादिष्ट देख के गांव के सभी लोग वहीं पर खाना खाने आने लगे, और तो और आसपास के शहर के लोग भी। इस प्रकार से उनका ढाबा इतना चला कि वह बहुत ही करोड़ों में खेलने लगी। और यह बात जब सरकार को पता चला कि इस उम्र में एक औरत ढाबा चलाती है, तो उन्हें इनाम से प्रोत्साहित भी किया गया। इसी प्रकार से कुछ साल बीते ही थे कि विदेश में उसके बेटे का जॉब भी चला गया और हाथ से पैसा वैसा सब चला गया। वह जब गांव आया तो गांव में अपनी माँ का रुतबा देखकर बहुत ही हैरान हो गया। वह सोचा कि अब फिर से माँ के पास जाया जाए, और सारे पैसे धन दौलत तो आखिर माँ का मेरा ही है, वह क्या करेगी। वह गिरगिट सा रंग बदलकर दामोदरी जी के पास जब विनय आया तो दामोदरी जी उनको पहचानने से साफ मना कर दी। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि माँ मुझे कर्मों का फल मिल गया, मुझे जॉब चल गया है, अब मैं क्या करूँ। मैं माँ आप ही के साथ घर में रहूँगा और आपके कामों में हाथ बटाऊंगा। पर दामोदरी जी बिल्कुल भी नहीं मानी। वह उसे साफ मना कर दी कि तुम कौन हो, मैं नहीं जान सकता हो। अरे तुम मुझे धोखा देकर कैसे जा सकते हो, जब धोखा ही
देना था तो तुम मुझे यही बता देते, मैं खुशी खुशी सब तुम्हें दे देता, लेकिन तुम तो मुझे पीठ के पीछे छुरी भोंके हो। दा विनय भी समझ गया था कि माँ मुझे बिल्कुल भी माफ करने वाली नहीं है, इसलिए वो वहां से चला गया। दामोदरी जी अब खुशी पूर्वक रह रही थी। उनके गांव के जो भी बच्चे साथ दिए थे वह उन्हीं का कुछ मदद कर दिया करती थी। अपने उम्र उनका हो गया था, अब गुजर जाने का उम्र हो गया था। उनका बेटा तो सोच ही रहा था कि यह चली जाएगी तो फिर तो आखिर मेरा ही है, लेकिन अब दामोदरी जी बहुत ही होशियार हो गई थी। वह जब भगवान की प्यारी होने वाली थी उसके कुछ महीने पहले ही वह सारे धन दौलत प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम के नाम कर दी थी, क्योंकि वृद्धा आश्रम की महिलाएं उनको बहुत दुआएं देती थी, उनका साथ भी दी थी। और तो और वह भी तो खुद वृद्ध हो गई थी जब उनका बेटा छोड़ के चला गया था। लेकिन हर कोई क्या रंग इस प्रकार से मेहनत निखर नहीं जाता है और हर किसी में हुनर नहीं होता है दामोदरी जी की तरह, तो वह क्या करेंगे, आखिर वृद्धा आश्रम में ही ना गुजारेंगे। इसलिए सारा धन दौलत वृद्धा आश्रम के नाम दे दी थी। जब वह मर गई उसके बाद उनका बेटा आया था अंतिम संस्कार करने, लेकिन उन्हें साफ साफ हटा दिया गया, क्योंकि वह किसी और को एक पत्र लिख कर गई थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा अंतिम संस्कार ये गांव वाले बच्चे करेंगे और अनोखा और किसी से मत करवाना। इसलिए गांव वाले ही उनका अंतिम संस्कार किए। और तो और विनय का आंखें फटाका फटा तब रह गया जब सारी धन दौलत वह खुद अपनाने के लिए जब गया वकील के पास, तो वकील बोले कि यह सारे धन दौलत तो वृद्धा आश्रम के नाम चल गया था। आज उसके बेटे को अपनी करने की सजा आज मिली थी। आज उसे लग रहा था कि जिस माँ से हम ठग कर गए थे आज वही माँ मुझे अपनी औकात दिखला दी। तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को छू ली हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।